हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नीतीश एजुकेशन 27 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो आज हम लोग उसी के आगे के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर टॉपिक की बात करें तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है परसेप्शन का टॉपिक चल रहा है, और उसमें हम लोगों ने गेस्टाल्ट थ्योरीज़ को देख लिया है। क्योंकि जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, पेपर जो है आपका अक्टूबर नवंबर में सुनने में आ रहा है कि हो सकता है, तो हम लोग टॉपिक वाइज केवल जो टॉपिक में सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हैं उसी को पढ़ेंगे, और बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ये आपका जब प्लेलिस्ट में जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो यहाँ पर पार्ट 6 लिखा हुआ आपको दिखेगा। 15 फरवरी 2015 का जो है ये पेपर आयोजित हुआ था। वैसे ये जो विज्ञापन है, ये विज्ञापन तो 2013 का विज्ञापन था, लेकिन ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 15 फरवरी 2015 को, और उसी के क्वेश्चन पेपर को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो पार्ट 6 था, इसमें मैंने लगभग 31 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए थे लास्ट क्लास में। अब आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 32 क्वेश्चन से बाकी के इस क्वेश्चन पेपर को जो है डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इसका जो शुरू के 31 क्वेश्चन चाहिए, 31 क्वेश्चन, वो पार्ट 6 नाम से 15 फरवरी 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिएगा। ये टाइटल है वीडियो का, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर के प्रयोग में चिंपैंजी द्वारा केलों को प्राप्त करना किसका उदाहरण है? तो देखिए, जो कोहलर का थ्योरी है, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग इनकी थ्योरी को कहा जाता है। और ऑप्शन जो है इसमें वाचिक अधिगम है, गत्यात्मक अधिगम है, सी है संकेत अधिगम, और डी है समस्या समाधान। तो इसका जो राइट आंसर है, सबसे पहले वो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। यानी कोहलर के प्रयोग में जो चिंपैंजी है, चिंपैंजी का नाम जो था, देखिए सुल्तान था, सुल्तान पर इन्होंने प्रयोग किया था। और केले को प्राप्त करना, ये उदाहरण है समस्या समाधान का। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि कोहलर की जो थ्योरी है उसे अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कहते हैं, या फिर इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग कहा जाता है। इसमें इन्होंने बताया कि जब जैसे एक्सपेरिमेंट में ही बात करिए, तो जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान कर लेता है, तो उसके अंदर एक फीलिंग जनरेट होती है, जिसे उन्होंने क्या कहा है, आहा अनुभव कहा है, आहा एक्सपीरियंस कहा है। ठीक है, और ये गेस्टाल्ट वाद के अंतर्गत आते हैं कोहलर, कोफका और वर्दीमर। गेस्टाल्ट वाद का जनक भी इन लोगों को माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग का ये जो प्रयोग है समस्या समाधान है, समस्या समाधान का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 33 है, ओ बिहेवियर इज पर्पजिव, यह किसका कथन है? ठीक है, यानी कि ओ बिहेवियर इज पर्पजिव, यह किसका कथन है? तो इसका जो राइट आंसर है टॉलमैन होगा। ठीक है, टॉलमैन है इसका राइट आंसर। और ये लेटर बिहेवियरिस्ट कहलाए जाते हैं, लेटर बिहेवियरिस्ट के अंतर्गत आते हैं, मतलब उत्तर व्यवहारवाद के व्यवहारवादी इनको कहा जाता है, उसके अंतर्गत आते हैं। और इनकी जो थ्योरी है, एसएस थ्योरी भी इनकी थ्योरी कहते हैं, यानी स्टिमुलस थ्योरी कहते हैं। इनकी थ्योरी का जो नाम है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मैं बता रहा हूँ, इनकी थ्योरी के और भी नाम है, जैसे है एक नाम है इनकी थ्योरी का साइन लर्निंग थ्योरी। ठीक है, इनकी थ्योरी का सेकंड नाम है साइन गेस्टाल्ट, है ना, साइन गेस्टाल्ट थ्योरी। और इनकी थ्योरी किस नाम से जाना जाता है, साइन सिग्निफिकेंस थ्योरी। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। और एक्सपेक्टेंसी थ्योरी भी इनकी थ्योरी को हम लोग कहते हैं, यानी प्रत्याशा सिद्धांत भी इनकी थ्योरी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब टॉलमैन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए क्या है, पर्पजिव बिहेवियरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है टॉलमैन के द्वारा लाया गया। टॉलमैन क्या है, इन्होंने बताया कि बिहेवियर जो है गोल ओरिएंटेड होता है ना। और क्या कहा इन्होंने, थ्रू एक्सपीरियंसेस वी गेन एक्सपेक्टेशंस अबाउट हाउ टू यूज़ पाथ एंड टूल्स टू अचीव गोल्स। इन्होंने कहा कि हम अनुभवों के द्वारा ही यह प्रत्याशा प्राप्त करते हैं कि कैसे मार्ग का उपयोग किया जाए, और कैसे गोल को पाने के लिए टूल्स का मतलब गोल को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम कैसे किन तरीक़ों से पा सकते हैं अपने लक्ष्य को। अगला इन्होंने बताया, वी एक्सपेक्ट स्पेसिफिक आउटकम्स टू फॉलो स्पेसिफिक बिहेवियर, हम अपने विशिष्ट व्यवहार से विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति करने की प्रत्याशा रखते हैं।
इफ़ अनरिवार्डेड वी सीक अदर वेज टू एकम्प्लिश आवर गोल्स, यानी अगर हमें अपना लक्ष्य नहीं मिलता है किसी एक रास्ते से तो हम तुरंत दूसरे रास्ते को खोजने लगते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो देखिए टॉलमैन का मोस्ट पॉपुलर जो टर्म है वो कॉग्निटिव मैप का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, तो ये पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। कॉग्निटिव मैप्स है क्या, आर इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। कॉग्निटिव मैप्स क्या हैं, इंटरवीनिंग वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, इन्होंने ये बताया। बाकी इसमें जो ऑप्शंस हैं और भी, जैसे स्किनर का आपने पढ़ा ही है, ओपोनेंट कंडीशनिंग है स्किनर की। थॉर्नडाइक का क्या है, ट्रायल एंड एरर है। तो ये सारा पूछा जा सकता है, तो इसको जो है ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन नंबर, कहता है कि संप्रत्यय का क्या तात्पर्य है, यानी व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेप्ट। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। विभिन्न वस्तुओं के सामान्य गुणों को पृथक करके एक विशेष नाम देना, यानी जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें जो सेम क्वालिटीज़ है उसको एक्सपेल आउट करना, उसको सेलेक्ट करना, उसमें जो जनरल क्वालिटीज़ हैं उसको एक साथ इनलिस्ट करके उनका कोई विशेष नाम देना ही क्या कहलाता है, हमारा कॉन्सेप्ट कहलाता है, संप्रत्यय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया था, टॉलमैन के सिद्धांत में हेट सूचक है, यानी हेट HATE जो उन्होंने शब्द दिया था उसका मतलब क्या है। तो टॉलमैन के अनुसार हेट का जो फुल फॉर्म है वो है ऑप्शन नंबर डी, हेरिडिटी, एज, ट्रेनिंग, एंडोक्राइन, ठीक है। हेरिडिटी, एज, ट्रेनिंग और एंडोक्राइन, इनके अकॉर्डिंग इसका मतलब हुआ। तो देखिए क्या है, जैसे टॉलमैन लिस्टेड फोर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस वेरिएबल्स, हेट, H फॉर हेरिडिटी, A फॉर एज, T फॉर ट्रेनिंग, और एंडोक्राइन में जो है आपका ड्रग और विटामिन डी कंडीशंस भी आ जाती हैं, ठीक है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, इसका जो है राइट आंसर होगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्रमिक संस्थिति प्रत्याह्वान प्रक्रम में अंतिम कुछ शब्दों के प्रत्याह्वान को क्या कहते हैं। स्लीपर प्रभाव कहते हैं, या अभिनवता प्रभाव कहते हैं, या प्राथमिक प्रभाव कहते हैं, या बारंबारता प्रभाव कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, अभिनवता प्रभाव इसे हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंठा आक्रामकता को उत्पन्न करती है, यह किसने कहा है। डोलार्ड मिलर ने कहा है, फ्रायड ने कहा है, बर्कोविट्ज़ ने कहा है, या बस ने कहा है। तो इसका जो राइट आंसर है डोलार्ड मिलर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए क्या है, द फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट अग्रेशन इज अ रिजल्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, यानी क्या है, फ्रस्ट्रेशन क्या है, फ्रस्ट्रेशन इज एनी इवेंट और स्टिमुलस दैट प्रिवेंट्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम अटेनिंग अ गोल एंड इट्स accompanying reinforcement क्वालिटी, ठीक। डोलार्ड और मिलर ने क्या कहा, फ्रस्ट्रेशन क्या है, जब हमें अपने गोल में पहुंचने पर कोई बाधा आती है तो उसकी वजह से हमारे अंदर एक कुंठा जनरेट होती है, जिसे इन्होंने क्या कहा है, फ्रस्ट्रेशन की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भावात्मक विकृति नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भावात्मक विकृति नहीं है, स्थिर व्यामोह मनोविकृति विषाद रोग, उत्साह विषादी मनोविकृति, या प्रत्यावर्तित विषादी रोग। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, स्थिर व्यामोह जो है आपका भावात्मक विकृति के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए ये है क्या, अगर हम बात करें तो ये क्या है, जो स्थिर व्यामोह है, या जिसको हम लोग पेरोनिया या निया कहते हैं, यानी कि अ टाइप ऑफ मेंटल इलनेस इन विच यू रॉन्गली बिलीव दैट अदर पीपल वांट टू हार्म यू, यानी यह एक तरीके का ऐसा मानसिक रोग है जिसमें रोगी को ये लगता है कि दूसरा व्यक्ति उसे हानि पहुंचाना चाहता है, यानी मिथ्या संदेह या वहम हो जाता है, या भ्रांति रोग भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। तो स्थिर व्यामोह जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिगमंड फ्राइड के अनुसार आवश्यकता की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या होता है। थैनाटोज है, इरोज है, कुंठा है, अपूर्ण इच्छाएं हैं, अपूर्ण इच्छाएं या अपूर्त कह लीजिए। तो राइट आंसर बताना चाहूँगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जो हमारी अपूर्ण इच्छाएं होती हैं, जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में अपूर्ण इच्छाएं भरी हुई हैं, वही आवश्यकता की उत्पत्ति का मुख्य कारण होती हैं, यानी नीड जनरेशन का मुख्य कारण होती हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ओर चलते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या है, सिगमंड फ्राइड ने जो इरोज और थैनाटोज ऑप्शन में दे रखा है उसका क्या मतलब है। सिगमंड फ्राइड के अकॉर्डिंग इरोज का मतलब है इंस्टिंक्ट फॉर लाइफ, यानी कि जीवन मूल प्रवृत्ति से कहते हैं।
कौन कौन से इंस्टिंक्ट हैं, जीवन मूल प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं, सेक्स, नर्चरेंस, एफिलिएशन, ईटीसी। थैनाटोस क्या है, इंस्टिंक्ट ऑफ डेथ, यानी कि डेथ मूल प्रवृत्ति है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति है। कौन कौन सा इंस्टिंक्ट है इसमें, अग्रेशन टुवार्ड्स सेल्फ, यानी कि सेल्फ क्रिटिसिज्म और डिप्रेशन सबसे बड़ा इसका जो है गुण है, और एग्रेशन टुवार्ड्स अदर्स, यानी कि गुस्सा और विषाद, ये जो है थैनाटोस या डेथ की ओर इंडिकेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय इरोस और थैनाटोस अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ फ्राइड्स। तो इसीलिए फ्राइड की इस थ्योरी को फ्राइड्स ड्यूअल इंस्टिंक्ट थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है, यानी द्वैध मूल प्रवृत्ति सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मनोवैज्ञानिक ने उपलब्धि अभिप्रेरणा के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया है। तो देखिए ऑप्शन ए जो है मैस्लोज नीड हायरार्किकल थ्योरी, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत इसे कहते हैं, ठीक है। और कार्ल रोजर्स की भी जो थ्योरी है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, जिसके अंतर्गत ह्यूमनिस्टिक में वैसे मैस्लो और रोजर्स दोनों आते हैं, तो कार्ल रोजर्स की जो थ्योरी है। और इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैक्लीलैंड, ठीक है। मैक्लीलैंड की जो थ्योरी है उन्होंने अचीवमेंट मोटिवेशन पर ज़्यादा कंसंट्रेट किया है और उसके बारे में बताया है। अगर हम मोटिवेशनल थ्योरीज़ की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या है, मोटिवेशनल थ्योरीज़ को दो पार्ट में बांटा गया है, कंटेंट थ्योरी और प्रोसेस थ्योरी। कंटेंट थ्योरी में रखा गया है, देखिए मैस्लोज नीड हायरार्किकल थ्योरी को, एल्डरफर्स ईआरजी थ्योरी, ईआरजी का मतलब क्या है, एग्जिस्टेंस नीड्स, रिलेटेडनेस नीड्स एंड ग्रोथ नीड्स, ठीक है। तीसरी थ्योरी रखी गई है मैक्लीलैंड्स की थ्योरी को, जिसे नीड फॉर अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में इन्हीं की थ्योरी के बारे में पूछा गया है। तो इनकी जो थ्योरी है नीड फॉर अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर, यानी उपलब्धि प्रेरक की बात कौन करता है, मैक्लीलैंड करते हैं। हर्जबर्ग्स की टू फैक्टर थ्योरी है, ये कंटेंट थ्योरी के अंतर्गत है। प्रोसेस थ्योरी की बात करें तो वी रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आती है, एडम्स की इक्विटी थ्योरी है, और लॉकीज गोल सेटिंग थ्योरी। ये सारी थ्योरीज़ मोटिवेशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं। आपको बताना चाहता हूँ ये सारी थ्योरीज़ मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपने मोटिवेशन की वीडियोज़ नहीं देखे हैं टॉपिक के तो ज़रूर चैनल पर जाकर एक बार विजिट करिए, सारी थ्योरीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, वर्तमान संदर्भ में किस प्रकार का कौशल प्रशिक्षण प्रासंगिक होता जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तकनीकी कौशल प्रशिक्षण इस समय बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है वर्तमान संदर्भ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 42 क्वेश्चन है आपका, हाइपोथैलेमस संवेग का केंद्र होता है, इस कथन पर बल सर्वाधिक किस सिद्धांत ने दिया। हाइपोथैलेमस की बात हो रही है, तो इसका जो राइट आंसर है पहले वो मैं बता दूं, कैननबार्ड थ्योरी जो है ये कहता है हाइपोथैलेमस के रोल पर बहुत ही ज़्यादा जोर देता है, और वे ये कहते हैं कि हाइपोथैलेमस जो होता है संवेग का केंद्र होता है। इसके अलावा जो ऑप्शन है शेस्टर सिंगर थ्योरी और कैननबार्ड थ्योरी, इसको भी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ यहाँ पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर देखिए दिख रहा है, बहुत ही छोटा है इसका, वैसे ये मैं इमोशन की थ्योरी में ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, केवल यहाँ पर एक बार आपको ऐसे मोटा मोटा बता दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए। तो इसमें देखिए क्या है, जेम्स लेंज थ्योरी में क्या है, इमोशंस आर कॉज्ड बाय स्टिमुलस विच इवोक्स अ फिजियोलॉजिकल चेंज। देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा, ये कहते हैं कि इमोशंस आर कॉज्ड बाय अ स्टिमुलस विच इवोक्स अ फिजियोलॉजिकल चेंज, यानी फिजियोलॉजिकल चेंज यानी व्यवहार में परिवर्तन या शारीरिक परिवर्तन की वजह से जो है इमोशन जनरेट होता है। अब देखिए इसमें क्या है, कैननबार्ड का तो बता ही दिया गया कि इन्होंने ही कहा है हाइपोथैलेमस का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेम्स लेंज क्या कहते हैं, इमोशंस आर कॉज्ड बाय स्टिमुलस विच इवोक्स अ फिजियोलॉजिकल चेंज, ये मैंने बता दिया आपको। उसके बाद है आपका कैननबार्ड, ये मैंने आपको बता दिया। टू फैक्टर थ्योरी क्या है, देखिए इमोशंस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ स्टेट ऑफ अराउजल एज वेल एज कॉग्निशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक समस्थिति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन है आपका हाइपोथैलेमस, बी है थैलेमस, सी है अग्रपाली, डी है लघु मस्तिष्क। तो इसका जो राइट आंसर है हाइपोथैलेमस होगा। हाइपोथैलेमस आपको होम्योस्टेटिस यानी समस्थिति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
नैमित्तिक अनुबंधन को किस प्रकार के अधिगम की श्रेणी में रखते हैं? नैमित्तिक अनुबंधन या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या फिर हम इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं, इसे हम लोग किस प्रकार के अधिगम में रखते हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ये रिस्पॉन्स टाइप या आर टाइप थ्योरी के अंतर्गत हम लोग इसको रखते हैं। एस फॉर होता है स्टिमुलस, ओ फॉर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा डिटेल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो देखिए क्या है बेसिक कंडीशनिंग प्रोसीजर में क्या है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जो हमारी होती है, टाइप आर कंडीशनिंग होती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है और ट्रायल एंड एरर लर्निंग है। पेवलोवियन कंडीशनिंग क्या है, टाइप एस कंडीशनिंग है और रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या डबल डिप्लीशन परिकल्पना द्वारा की जाती है? डबल डिप्लीशन थ्योरी की बात की जा रही है। तो डबल डिप्लीशन थ्योरी के द्वारा हम लोग प्यास की व्याख्या करते हैं, प्यास की, ठीक है, इसको याद रखिएगा, थर्स्ट के लिए। तो थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन इसकी देख लेते हैं। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो देखिए जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, द आइडिया दैट द सेल्युलर डिहाइड्रेशन एंड हाइपोवोलेमिया कॉन्ट्रीब्यूट्स टू थर्स्ट एंड ड्रिंकिंग इज कॉल्ड डबल डिप्लीशन थ्योरी, ठीक है। डबल डिप्लीशन हाइपोथेसिस किसकी बात करता है? प्यास की बात करता है। देखिए पिछले क्वेश्चन में जो एक हाइपोथैलेमस वाला था उसका मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ, हाइपोथैलेमस क्या क्या करता है। देखिए हाइपोथैलेमस मॉड्यूलेट्स हार्मोन्स एसोसिएटेड विद मूड एंड सर्वाइवल। इट कंट्रोल्स ऑटोनॉमिक फंक्शंस लाइक स्वीटिंग, हार्ट रेट, ब्रीदिंग एंड स्लीपिंग। जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है ये स्वीटिंग, हार्ट रेट और ब्रीदिंग एंड स्लीपिंग इन सबको जो है कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46, मस्तिष्क में स्मृति चिन्हों के निर्माण को हम क्या कहते हैं? तो मस्तिष्क में जो स्मृति चिन्हों का निर्माण होता है उसे हम लोग कूट संकेतन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा, कूट संकेतन या एनकोडिंग जिसको हम लोग कहते हैं, एनकोडिंग कहते हैं, ठीक है। यानी मस्तिष्क में अगर हम लोग मेमोरी साइंस डेवलप कर रहे हैं तो उसे हम एनकोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंतर्गत थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट आता है? यानी कि थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट क्या है? परिस्थितिगत परीक्षण है या व्यवहार परक परीक्षण है या मूल्यांकन परक परीक्षण है या प्रक्षेपी परीक्षण है? तो देखिए जो थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट है, TAT इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये एक तरीके का प्रक्षेपी या पर्सनैलिटी टेस्ट, प्रोजेक्टिव टेस्ट है, प्रक्षेपी परीक्षण के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा डिटेल इसका देख लेते हैं, बाकी कई वीडियोज़ में मैंने इसको डिटेल में बताया भी है। देखिए जो थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट है या TAT भी बोलते हैं, इज ए टाइप ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट दैट इन्वॉल्व्स डिस्क्राइबिंग एम्बिगुअस सीन्स पॉपुलरली नोन एज द पिक्चर इंटरप्रिटेशन टेक्निक। यानी कि पिक्चर के द्वारा हम लोग मन की भावनाओं को जानते हैं, व्यक्तित्व को जानने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसे पिक्चर इंटरप्रिटेशन टेक्निक भी कहा जाता है। इसे डेवलप किसने किया था? हेनरी ए मुर्रे एंड क्रिश्चियन डी मॉर्गन, मुर्रे एंड मॉर्गन इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। इन्होंने 1930s में जो है इसको डेवलप किया था। और अगर हम बात करें देखिए आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 48, सीखी गई सामग्रियों का सर्वाधिक विस्मरण होता है अधिगम के कुछ घंटे बाद, अधिगम के तुरंत बाद, या फिर कह सकते हैं जो थर्ड ऑप्शन है आपका अधिगम के समय, और फोर्थ है पश्चात अधिगम के। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं बता देता हूँ आपको। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है सीखी गई सामग्रियों का सर्वाधिक, मतलब जो हम सीखे हैं वो सबसे ज़्यादा कब भूलते हैं? तो लर्निंग के तुरंत बाद ही हम चीज़ों को भूलने लगते हैं, कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं, कुछ उड़ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संवेग की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किस तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो इमोशंस का देखिए चैप्टर अभी हम लोग ने पढ़ा है लास्ट क्लासेस में, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, मैंने काफ़ी डिटेल में इसको बता भी रखा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है हमारा, जो अनुकंपी तंत्र का तंत्र होता है, ये संवेग की उत्पत्ति में मेजर रोल प्ले करता है, यानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का संवेग की उत्पत्ति में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैस्लो के अनुसार आवश्यकता अनुक्रम के अवरोही क्रम में सबसे ऊपर आता है। यानी क्वेश्चन को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे
तो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? अवरोही क्रम का मतलब ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। तो नीचे की ओर का मतलब क्या है? टॉप लेवल पर कौन सी आवश्यकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आत्म उन्नयन की जो आवश्यकता है वो अवरोही क्रम में सबसे ऊपर आता है। देखिए, अगर हम अवरोही क्रम की बात करेंगे तो ऊपर से नीचे चलेंगे, और ऊपर से नीचे जब चलेंगे तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जो है आपका मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैक ऑफ प्रीजुडिस, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स, ये सारी चीज़ें सबसे ऊपर आती हैं अवरोही क्रम में। मैस्लो की थ्योरी जो है, देखिए, नीड हायरार्किकल थ्योरी, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत भी कहते हैं। मैस्लो की थ्योरी से देखिए कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो जो नीचे की 2 नीड्स हैं इसको हम लोग लोअर लेवल नीड्स बोलते हैं। ऊपर की जो 3 नीड्स हैं इसे हम लोग अपर लेवल नीड्स बोलते हैं। लोअर लेवल नीड्स में सबसे पहले हमारा आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें हमारा है ब्रीदिंग, फूड, वाटर, सेक्स, स्लीप, होम्योस्टेसिस, एक्सक्रीशन। फिर सेकंड आता है सेफ्टी नीड, यानी जब हमारी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो जाती है तो इंसान सेफ्टी नीड की ओर बढ़ता है, और जब सेफ्टी नीड भी हमारी पूरी हो जाती है तो हम लव, बिलोंगिंगनेस, फ्रेंडशिप की ओर बढ़ते हैं। फिर उसके बाद स्टीम, फिर 5वां है टॉप लेवल का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन विकल्प अनस्ट्रक्चर्ड साक्षात्कार के संदर्भ में सही है? यानी जो असंरचित और संरचित साक्षात्कार होता है उसके संदर्भ में क्या सही होगा? ऑप्शन ए, यहाँ यादृच्छिक प्रश्नों से निर्मित होता है। भाई जाहिर सी बात है, जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं उसमें रैंडम क्वेश्चंस लिए जाते हैं, अभिनतिपूर्ण होता है और प्रायः भावी कार्य निष्पादन से असंबद्ध होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिगर ग्राउंड का परसेप्शन नहीं हो सकता जब तक उस संरचना में क्या नहीं है। देखिए, अभी जस्ट लास्ट क्लास में मैंने परसेप्शन जब स्टार्ट किया है तो उसमें गेस्टाल्ट सिद्धांत के अंतर्गत जो है आकृति पृष्ठभूमि को मैंने बताया था, और उसमें ये बताया था कि किसी भी आकृति पृष्ठभूमि का प्रत्यक्षण तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक उसका कोई कंटूर ना हो। कंटूर का मतलब कोई घेरा, कोई बाउंड्री ना हो, तब तक आप किसी भी शेप एंड साइज को नहीं पहचान पाएंगे और उसका प्रत्यक्षण करने में बहुत समस्या होगी। तो उस संरचना में अगर कंटूर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए नहीं है, तो आप आकृति पृष्ठभूमि का प्रत्यक्षण नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अभिप्रेत व्यवहार के घटित होने का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, मोटिवेशन में मैं बता भी चुका हूँ कि जो मोटिवेशन साइकिल है उसका जो सीरीज़ है, जो सीक्वेंस है वो क्या है। तो सबसे पहले क्या है, इंसान की नीड आती है, नीड, ठीक है। देखिए, फिगर में भी मैंने डिस्कस कर रखा है। सबसे पहले नीड, जब कोई नीड होगी तो उसको पूरा करने के लिए आप ड्राइव करना स्टार्ट कर देंगे, यानी प्रणोद यानी अंतर्नोद डेवलप होगा आपके अंदर, और प्रणोद डेवलप होते ही आप उस लक्ष्य को पाने की ओर अग्रसर हो जाएंगे, प्रोत्साहित हो जाएंगे और अपने गोल पर आप पहुंच जाएंगे। तो नीड, ड्राइव, गोल, ये साइकिल चलता रहता है। और मैंने ये भी बताया था कि हाल ही में डेजी ने इसमें एक और टर्म जोड़ दिया है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, फिर से बता दे रहा हूँ। डेजी ने एक और टर्म जोड़ दिया है, कॉग्निशन, ठीक है। कॉग्निशन यानी संज्ञान को भी डेजी ने जो है जोड़ दिया है, तो इसको याद रखिएगा, आगे वाले पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषता नहीं है? तो देखिए, अभिप्रेरित या मोटिवेशनल बिहेवियर जो होता है उसमें दृश्योन्मुखी होता है, निरंतरता होती है, संजीवन होता है। ऑप्शन नंबर ए, ये इसकी विशेषता नहीं है। अभिप्रेरित व्यवहार की पुनर्बलन नहीं है। क्यों? क्योंकि अभिप्रेरित व्यवहार इंस्टिंक्ट भी हो सकता है और एक्सटिंक्ट भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर पुनर्बलन इसकी विशेषता नहीं होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए पुनर्बलन जो है नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्ज़बर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक अभिप्रेरक नहीं है? यानी हर्ज़बर्ग ने जो थ्योरी दी है, हर्ज़बर्ग की जो मोटिवेशन थ्योरी है उसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा जो है कोई अभिप्रेरक नहीं है। यानी कि हर्ज़बर्ग मोटिवेशन थ्योरी, इसको भी मैंने डिस्कस कर लिया है, जिसमें इन्होंने हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशन एजेंट्स की बात की है। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसको पढ़ा चुका हूँ अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
किस प्रकार के पुनर्बलन अनुसूची में अनुबंधन सर्वाधिक संभव होता है? देखिए शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट भी मैं बता चुका हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, इसको भी डिटेल में मैंने आपको बता दिया है, तो एक बार जाकर प्रीवियस क्लासेस देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए जो इसका राइट आंसर है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, विराम अनुसूची, यानी कि जो फिक्स्ड रेटियो शेड्यूल होता है उसमें जो अनुबंधन है सबसे अधिक होने के चांसेस होते हैं या सबसे अधिक होता है। देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है यहाँ पर। जो फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल है इसमें रिस्पांस रेट वेरी हाई होता है, ठीक है। फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल में रिस्पांस रेट बहुत ही हाई होता है। आगे देखिए क्या है, वेरिएबल, और सबसे लो किस में होता है, फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल में लोवेस्ट रिस्पांस रेट होता है, ठीक है। वेरिएबल माफ़ कीजिएगा, हाईएस्ट रिस्पांस रेट जो होता है वेरिएबल रेशियो शेड्यूल में होता है, और जो है ये हाईएस्ट रिस्पांस रेट की बात करें तो वेरिएबल रेशियो शेड्यूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विरामी, हाँ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पर्लिंग का प्रयोग किस प्रकार की स्मृति पर आधारित है? स्पर्लिंग का प्रयोग, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, प्रतिक्रियात्मक स्मृति पर इन्होंने बहुत ढेर सारे अपने प्रयोग किए हैं स्मृति पर। तो स्पर्लिंग के बारे में देखते हैं। तो स्पर्लिंग का जो है देखिए आइकॉनिक मेमोरी की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, स्पर्लिंग वाज स्टडिंग विजुअल सेंसरी मेमोरी, ठीक है। और इसमें इन्होंने जो कंक्लूजन निकाला, इन्होंने ये बताया सेंसरी मेमोरी हैज़ अ लार्ज कैपेसिटी बट फास्ट डीके। सेंसरी मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, पर ये बहुत तेज़ी से इसका क्षरण भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, उत्तेजना के किस स्तर पर निष्पादन सर्वाधिक अच्छा होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा राइट आंसर। एवरेज लेवल पर जो है उत्तेजना का निष्पादन सर्वाधिक अच्छा होगा, सामान्य स्तर पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्किनर जो हैं बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार व्यवहार का मुख्य कारण क्या होता है? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत या सोशल लर्निंग थ्योरी की बात करें तो उसके अनुसार जो आक्रामक व्यवहार है, अग्रेसिव बिहेवियर बच्चे क्यों करते हैं या कोई इंसान अग्रेसिव बिहेवियर क्यों करता है, उसका कारण है ऑब्जर्वेशन या अनुकरण करना, इमिटेशन, नकल करना। तो आपको याद होगा एल्बर्ट बंडूरा की जो थ्योरी है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी है, जिसमें उन्होंने बच्चों पर बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया था। तो अगर उस बोबो डॉल को मारा जा रहा था तो एक ग्रुप जो है अग्रेसिव बिहेवियर उसके साथ कर रहा था, तो बच्चों का एक ग्रुप अग्रेसिव बिहेवियर करना सीख गया और एक ग्रुप बहुत ही प्यार से उसको हैंडल कर रहा था, तो वो वाला ग्रुप जो है बच्चों का उसे प्यार से हैंडल करने में समर्थ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक प्रात्यक्षिक संगठन का नियम नहीं है? देखिए अभी गेस्टाल्ट की थ्योरी परसेप्शन की पढ़ते हुए आए हैं लास्ट क्लास में, उसमें भी मैंने डिस्कस किया था। तो गेस्टाल्ट की थ्योरी में जो उन्होंने प्रिंसिपल दिए थे, मुख्यतः 6 प्रिंसिपल दिए थे, जिसमें गुड फिगर, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, कॉन्टिन्यूएशन, क्लोजर और सिमेट्री है। और इसका जो राइट आंसर है यानी समानता, सन्निकटता और समरूपता, ये तो तीनों नियम हैं। विरोध का नियम ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रोका क्षेत्र मस्तिष्क के किस हिस्से से संबंधित होता है? साहचर्य क्षेत्र से, श्रवण क्षेत्र से, दृष्टि क्षेत्र से या वाक क्षेत्र से? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। जो ब्रेन के हमारे डिफरेंट एरियाज़ हैं उसके फंक्शन, तो हमें पूछा गया है ब्रोका एरिया। तो ब्रोका एरिया देखिए यहाँ पर लिखा है स्पीच कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन में पूछा जाता है वर्निक्स एरिया किससे रिलेटेड है, आगे के लिए हो सकता है पूछा जाए, तो ये लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑसिपिटल लेब पता ही है विज़न के लिए यूज़ होता है, ठीक है। टेम्पोरल लोब है जो हमारा हियरिंग, लैंग्वेज और मेमोरी के लिए यूज़ होता है। तो ये इमेज भी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग डिटेल में इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतः अभिरुचि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी जब आपके अंदर खुद एप्टीट्यूड, माफ़ कीजिएगा, आपके अंदर जब खुद
अभिरुचि उत्पन्न हो जाती है, इंटरेस्ट उत्पन्न होता है, तो किसी चीज़ के लिए खुद आपके अंदर अभिरुचि डेवलप हो रही है स्वतः, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? ऑप्शन नंबर ए, अंतस्थ अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल होगा या अंतस्थ अभिप्रेरणा से संबंधित है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका, जिसमें पूछा गया है लघुकालीन स्मृति की संचयन क्षमता के संदर्भ में किसने जादुई संख्या 7+2- अन्वेषित की, यानी 7+-2 अन्वेषित किया? तो ऑप्शन नंबर डी इसका है राइट आंसर। जॉर्ज मिलर ने 7+-2 की संकल्पना दी। इसका मतलब क्या देखिए, 1956 में जॉर्ज मिलर ने सजेस्ट किया कि जो शॉर्ट टर्म या वर्किंग मेमोरी है कैन होल्ड अप टू 7+-2 यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो हमारी शॉर्ट टर्म या वर्किंग मेमोरी होती है वो एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 9 और कम से कम 5, यानी 5 से 9 इंफॉर्मेशन होल्ड कर सकती है। यानी 7+-2 का मतलब ये हुआ कि बहुत से लोग हैं जिनमें मैक्सिमम 9 इंफॉर्मेशन और बहुत से लोग हैं जिनमें मिनिमम 5 इंफॉर्मेशन, इसी के बीच वेरी करता है, वो होल्ड कर सकते हैं। तो देखिए एग्जांपल भी दे रखा है यहाँ पर 4 3 7 3 10 नंबर का एक सीक्वेंस है इसे मेमोराइज करने के लिए, तो करके देखिएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जिसे मैंने डिस्कस किया। और देखिए पुनर्बलन सूची में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो अलग से मैं इसको बता दूंगा। फिलहाल ये फिगर आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और अगर आप यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट पीजीटी साइकोलॉजी, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी या एजुकेशन की ही तैयारी क्यों ना कर रहे हों, ये वीडियोस सबके काम आएंगे। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।